भाषिको जब उपनिषदों की का अनुवाद कराता है फारसी में, उसकी हत्या के बाद उसका डॉक्टर बर्नियर उस पांडुलिपि को लेकर के फ्रेंच में जाता है, डोपरान उसका अनुवाद करता है, जर्मनी में स्नीगलबंद उसका अनुवाद करते हैं, और ये फैलते हुए जो वेस्टर्न में जाता है तो देकार्त जैसा फिलोसफर उपनिषदों और सुकरात दोनों की थ्योरी को मिलाकर, अरस्तु की थ्योरी को मिलाकर एक नए विज्ञान का नया दौर प्रारंभ होता है यूरोप। लेकिन हम अपनी उपनिषदों की परंपरा को, हम अपने बुद्ध की ज्ञान परंपरा को, बुद्ध कहते थे आत्मदीपो भव, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं मान लो। ये बुद्ध ने कहा तो हम कहेंगे उसमें रीजन की बात नहीं कर रहे हैं। सुकरात ने कह दिया तर्क की बात, तो हम उसी का गुणगान करते रहते हैं। अरे करिए गुणगान सुकरात का, लेकिन ये भी गौरव महसूस करिए कि सुकरात से 250 साल पहले महात्मा बुद्ध ने तर्क प्रमाण की बात, लॉजिकल बात की थी। सर्व दुखम दुख कारणम निवारणम, निवारणम के अष्टांग योग। और भारत के सारे दार्शनिक आत्मा को अगर देखिएगा, सारी विचारधाराओं की, तो सब में एकत्व है। अलग अलग तरीके हैं व्यक्त करने के। मैं इसको कहता हूं, ये भारत की विचारधारा में विविधता और विभेद नहीं था, बल्कि वैचारिक स्वतंत्रता और वैचारिक लोकतंत्र था। वैचारिक स्वतंत्रता थी, लेकिन कोई पारस्परिक विरोध नहीं था, रिवोल्ट नहीं था कि जैसा कि ब्रिटिशर्स को, अरे यूरोपियंस को जब प्रोटेस्टेंट 12 भागों में बटा क्रिश्चियनिटी के, तो एक सिद्धांत आ गया कि जो जिस राज्य का, स्टेट का राजा होता था, वो दूसरे धर्म के मानने वालों को हत्या करता था, बाहर करता था। एक्सक्लूजन और एक्सक्यूशन नारा था। फिर 1556 में आज ही जाकर के सारे यूरोप के देशों ने ऑक्सस में संधि किया, जिसको उन्होंने कहा कि जो राजा वैसी प्रजा का धर्म, क्यूरियस किंग रिलीजो एरियस, जो राजा का धर्म हो वही प्रजा का धर्म होगा। वो हमको आज सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से संधि की 1556 में कि जो स्टेट होगा उसी का रिलीजन वो होगा। अगर इंग्लैंड में एंग्लिकन होगा, फ्रांस में कैथोलिक होगा, डेनमार्क में अगर लूथरन होगा, स्कैंडेवियन में कैल्विनिस्ट होगा, तो कहीं मेथोडिस्ट होगा, कहीं बैप्टिस्ट होगा, और आपस में खूनी खराबे होते रहे और समझौता कर लिया कि जो राष्ट्र का राजा वही उसकी धर्म। भारत में तो नहीं था, भारत में तो नहीं किसी ने हत्या की, भारत में तो नहीं किसी की बुद्ध की हत्या की, भारत में तो नहीं किसी ने किसी विरोध दूसरी विचारधारा के लोगों की हत्या कर दी। वहां तो सुकरात को विष पिला दिया गया, कोपरनिकस की हिम्मत नहीं पड़ी रिसर्च लाने की, गैलीलियो को आजीवन कारावास हुआ, ब्रूनो को एथेंस के चौराहे पर बांध करके जला दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि सूर्य केंद्र में नहीं है बल्कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चारों ओर घूमता है। उसने हिम्मत कर दिया कि नहीं, सूरज नहीं चलता, पृथ्वी चारों ओर चलती है। उन्होंने कहा खबरदार, हाउ कैन यू स्पीक अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, न्यू टेस्टमेंट, हाउ यू डेयर। उसको खंबे से भरे चौराहे पर बांध करके आग लगा दी गई थी। इतिहास कह रहा है। महिला अधिकार की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ओलंपी द गौजे नाम की महिला जब कहती है कि यहां पर विमेन डिक्लेरेशन ऑफ राइट कहां है, यहां तो मेंस राइट सिर्फ है, महिलाओं की बात ही नहीं हो रही है। 1791 में जब उसने एक पुस्तक लिख दी तो 1792 में ओलंपी द गौजे की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहां तो ऐसा नहीं था। हमारे यहां विकृतियां जरूर आ गई। मैं कंक्लूडिंग आ रहा हूं कि हमारे यहां विकृतियां आ गई, जिसका लाभ उठाया अंग्रेजों ने भी और वेस्टर्न थिंकर्स ने। क्योंकि जो सनातन सत्य रित धर्म की बात करता था, जो उपनिषद ये कहता था ईशा वास्यविदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन गुंजीता मा हृदय कस्व सिद्धनम, जो ईशोपनिषद कहता था यस्तु धर्म सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः, जो कहता है मनुष्यों में ही नहीं प्रकृति के सभी प्राणियों में एकत्व का अनुभव करो, मात्र मनुष्य तक नहीं।
जो कहता है संगक्षुद्धम संवदद्धम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपासते। एक साथ चलो, कलेक्टिव विजडम। ऋग्वेद के 10वें मंडल, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। समानो मंत्र समिति समानी मन समानो सहचित्ते साम, इसकी कहीं चर्चा नहीं है। सकल विश्व एक निगड़म यजुर्वेद कहता है, उसकी कहीं चर्चा नहीं। हम तो कबीले थे और मान लेते हैं, इतिहासकार लिख देते हैं कि वैदिक लाइफ कबीला लाइफ थी। कबीले इतने बढ़िया बढ़िया वेद लिख देंगे, कबीले में रहने वाले लोग इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख देंगे, इतने धर्मसूत्र लिख देंगे, स्मृति ग्रंथ लिख देंगे, विश्वसनीय है क्या? और उनको सिविलाइज कर रहे थे आकर के मैकाले की शिक्षा पद्धति से हमको लोग। ये हमने मान लिया। और जितनी फॉल्ट लाइन थी, एक अंतिम फॉल्ट लाइन रेस की है, उसकी चर्चा करके फिर मैं माननीय आयुक्त महोदय से संबोधन कराऊंगा, फिर आपके प्रश्न उत्तर में कुछ बाकी बातें होंगी। एक फॉल्ट लाइन और उन्होंने बहुत खूबसूरती से क्रिएट कर दिया, रेशियल प्रजाति का। उन्होंने कहा भाषा में तो बांट दिया, क्षेत्र में बांट दिया, हमने बांट दिया विचारधाराओं में भी, अब नस्ल में भी बांटना जरूरी। ये बताना जरूरी है कि भारत के सारे लोग विभिन्न नस्ल के, एक नस्ल है ही नहीं, क्योंकि उनके यहां रेसिज्म था, थोपना चाहे उनके हित में था। उन्होंने एक शोध किया, अगर शोध में कहा कि देयर आर 7 क्लासिफाइड रेसेस इन इंडिया। पहला उन्होंने कहा तुर्को ईरानियन, दूसरा उन्होंने कहा ईरानियन आर्यन, तीसरा उन्होंने कहा इंडो आर्यन, फिर कहा द्रविडियन आर्यन, फिर उन्होंने कहा द्रविडियन एस्ट्रोलाइट्स, फिर कहा द्रविडियन मंगोलाइट्स, फिर कहा मंगोलाइट्स, फिर कहा निग्रोइट्स। इसका आधार क्या दिया? कैसी नाक है, कैसी आंख है, कैसा माथा है, कैसी हाइट है, कैसा कंधा है, कैसा रंग है। ठीक, ये कोई जीनोम सीक्वेंसिंग थी, लेकिन रिसर्च के नाम पर धोखा दे करके उन्होंने हमको कह दिया आप अलग अलग है। यहां जितने लोग बैठे हो ना, या अपने परिवार में ही देख लेना, अगर रिसले साहब का वो क्लासिफिकेशन देखोगे तो घर में ही सब अलग अलग नस्ल के मिलेंगे, सब अलग अलग नस्ल के मिलेंगे। अगल बगल जितने बैठे हैं सब एक नस्ल के लगेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम भारत के हैं भी कि नहीं, कहाँ के हैं, हम एलियन हैं या कहीं और के। तो ये उसने फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी, और अभी भी हम हायर एजुकेशन तक इसको पढ़ते हैं, अभी पुस्तकों में है ये। जबकि सेंट्रल सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो हैदराबाद का सेंटर है, उसमें रिसर्च करके स्वामी थंगरंजन और डॉक्टर लालजी सिंह जी, जो पूर्व निदेशक थे वहां के, इसी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे, उन्होंने 5 लाख जीन्स कलेक्ट करके अक्रॉस इंडिया और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की, माइटोकॉन्ड्रियन, XY क्रोमोसोम, जेनेटिक एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि भारत में तमिलनाडु केरला से लेके कश्मीर तक, आसाम से लेके गुजरात तक, पंजाब से लेके उड़ीसा तक 95% लोगों का साइंटिफिकली एक जीन पाया जाता है, लेकिन हम बटे हुए हैं। उन्होंने बांट दिया, इसी को हम पढ़ते चले। तो कहीं रेस में बांट दिया, कहीं भाषा में बांट दिया, कहीं क्षेत्र में बांट दिया, कहीं वैचारिक धरातल पर दर्शन में बांट दिया, आइडियोलॉजी में बांट दिया, और जो बचा खुचा था वो हिंदू मुसलमान में बांट दिया। और ऐसा बांट दिया कि 1947 में हम बिल्कुल ही बट गए, सावधानी नहीं हो पाए, क्योंकि 1835 से लेकर के 1947 तक तो बीत गया 112 वर्ष, और 112 वर्षों में हमने जो पढ़ा उसको इसी रूप में पढ़ा। और संस्कृत, जिसको बिल डुरांट कहता है, अमेरिकन फिलोसोफर, कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। भारत की संस्कृति सभी विश्व की संस्कृतियों की मां है। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी की करुणा बुद्ध की करुणा से आई। ये क्रिश्चियन कह रहा है अमेरिका का, बहुत बड़ा फिलोसफर है। उसने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की 35 वॉल्यूम किताब लिखी है पूरी दुनिया की। वो कहता है कि लोकतंत्र भी भारत से ही, सभा समितियों वैदिक काल के, और तिरुमिरर चोल साम्राज्य के पंचायती व्यवस्था
महाजनपदों के गणराज्य से चल करके यूरोप में अवधारणा आई थी ओलिगार्की की और स्टेट की, वो मान रहे हैं। नॉर्वे का फिलोसफर 21वीं सदी का आर्ने नए से कह रहा है, 21वीं सदी का, अभी भी जिंदा है। वो कहता है क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन सब चीजों, युद्ध, आतंक, अगर इससे बचना है, पृथ्वी को बचाना है, पूरे समूचे मानवता को ही नहीं पूरे पृथ्वी को बचाना है, तो कहता है भारत की संस्कृति की ओर देखो। आप गूगल करके देख लेना, यूकोसोफी नाम की नई फिलॉसफी बहुत तेजी से इमर्ज हो रही है यूरोप में। वो कहता है कि भारत की फिलॉसफी की ओर देखो, और हम कहां देख रहे हैं? उनकी फिलॉसफी, उनकी, जिनसे वो ऊब करके भाग रहे हैं, जिनसे कि वो पागल हो रहे हैं। इतने पागल हो गए हैं कि अमेरिका के स्कूलों में बच्चा गन लेकर के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके 100 साथियों को मार डालता है, शिक्षकों को मार डालता है। उस शिक्षा व्यवस्था की हम नकल कर रहे हैं, उसको आदर्श मान करके उसी की ओर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और रोते हैं घर में कि संस्कार टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, बच्चे इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। कहां से आएगा? अगर हमारे शिक्षा के 3 घटक, नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन, तीनों पर इन सारी फॉल्ट लाइन का उपचार नहीं होगा और तर्कपूर्ण ढंग से नहीं होगा, सिर्फ भाषण से नहीं। बच्चों की पुस्तकों में कैसे किया गया है, मैं सेकंड फेज में भी आपके प्रश्न उत्तर में बताऊंगा कि इसका उपचार कैसे किया हमने, या उपचार की विधा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अभी पूर्ण उपचार नहीं है। हम गोष्ठियां भी इसलिए कर रहे हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, अपना मेल देंगे, आप विचार करके हमको कुछ सुझाव देंगे। हम पूरे देश में कर रहे हैं ताकि उस पर चिंतन करेंगे। चिंतन करने के बाद जो हम गिलहरी प्रयास कर रहे हैं, उसमें जब आपका पूरा प्रयास लगेगा, तो जब वनांचलों के लोग भगवान राम के साथ मिल करके समुद्र में सेतु बना सकते हैं, तो हम क्या आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का सामान्य जनों के साथ जुड़कर, मिलकर भारत बोध को पुनः खड़ा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते क्या? कब तक नकलची रहेंगे? हाँ, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें बच्चों को पैकेज की संस्कृति से बाहर लाना पड़ेगा। बच्चे मनुष्य नहीं बन रहे हैं, बच्चे इकोनॉमिक पैकेज बन रहे हैं। बेटा क्या कर रहा है? आईटी करके 1 करोड़ के पैकेज में। दामाद क्या कर रहा है? पहले अगर परिचय कराएंगे शादी ब्याह में तो कहेंगे जो दामाद है, अच्छा कैसा है, कहां शादी कर रहे हैं? 80 लाख के पैकेज में। नाम कुछ नहीं, इंसान कुछ नहीं, बस पैकेज है वो। ये पैकेज संस्कृति है। विद्यालय में बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? जेई नीट में इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए। अब बाकी क्या करेंगे? बाकी कुछ नहीं करना है देश में, एक ही काम रह गया बस। और वो भी जब इंजीनियर डॉक्टर कैसे बन रहे हैं, अच्छी बात है, बड़े स्किल्ड लोग बन रहे हैं, लेकिन पुल बनाते हैं तो 3 महीने में ध्वस्त हो जाता है। कौन सी पढ़ाई करा रहे हैं? तमाम उसमें आईटीएन भी है, तमाम डॉक्टर भी हैं कि आईसीयू में लेटे हुए को 3 दिन एक्स्ट्रा दिखा करके पेमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब हम ज्ञान तो दे दिए, स्किल तो दे दिए, वैल्यूज डिस्पोजिशन नहीं है। और वो कहां से आएगा? भारत की संस्कृति की आत्मा से, गर्व से आएगा। हमारी संस्कृति रही जो शौर्य करुणा में समन्वय रखती रही है, हमारी संस्कृति रही है जो सम्यक विचार, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि की बात करती रही है। हमारी संस्कृति है जो गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति गुणों के रूप में 26 गुणों के व्यक्तित्व में आत्मसात करने की रही है। हमारी संस्कृति है जो दशकम लक्षणम की बात करती है। हमारी संस्कृति है जो वेदों के अभ्युदय निशेष की बात करती है। हमारी संस्कृति है जो उपनिषदों में मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के संगम की बात करती है। हमारी संस्कृति है जो आइडियोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को संगम रखती है। आइडियोलॉजी अलग, टेक्नोलॉजी अलग नहीं। तो हमें एक पंक्ति में शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य, जिस कालखंड में बच्चा पैदा हुआ है उस कालखंड में वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य और भविष्य में आसन्न चुनौतियों को चिन्हांकित करते हुए उसके साथ निपटने के लिए
अर्थपूर्ण समाधान की क्षमता भी विकसित करे। और ये तभी संभव है जब ज्ञान सृजन की परंपरा के योग्य हो, और ये तभी संभव होगा जब वैचारिक गुलामी से मुक्त हो और अपनी ज्ञान परंपरा में पूर्वजों को हजारों साल तक युगन रूप ज्ञान के सृजन की दक्षता करते हुए देख करके, सुन करके, समझ करके आत्म गौरव, आत्मविश्वास जागृत हो, तब पिछलग्गू होने की बजाय अग्रणी होगा। तब शायद हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन की जय, भारत की जय, विश्व गुरु बनेंगे। अन्यथा ये सिर्फ कोरी कल्पना और मात्र प्रवंचना साबित है। मैं माननीय आयुक्त महोदय का समय बहुत ही व्यस्त रहता है। मैं तो एक चूंकि अपने को समर्पित कर चुका हूं शिक्षा में ही, तो मैं भूल भी गया हूं कि नौकरी भी किया हमने। तो मैं उसी प्रवाह में हो सकता है ज्यादा भी समय ले लूं, इसलिए आपके प्रश्न उत्तर में बाकी समय में दूंगा। मैं आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम लोग अपनी आशीष की ऊष्मा से हमें अभिसिंचित करें, और इसके पश्चात अगर वो व्यस्त होंगे तो वो प्रस्थान भी कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, अपनी व्यस्तता है, और आपसे भी हम वार्ता पुनः जारी रखेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री एनपी सिंह जी, बोर्ड के बाकी सभी संबंधित सदस्यगण, पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के एडी साहब, जयवेश साहब, सभी पदाधिकारीगण, हमारे एडीएम साहब भी यहाँ बैठे हैं, और यहाँ आमंत्रित सभी प्रबंधकगण, प्रधानाचार्यगण। जो उद्देश्य है और जो शुरुआत है उसके बारे में बहुत कुछ इन्होंने बता दिया, और बहुत विस्तार से आपको तार्किक तौर से बताया है। मैं क्या उसमें जोड़ सकता हूं मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना कि एक पहल जो हो रही है, एक शुरुआत जो हो रही है, और एक सार्थक शुरुआत जो की जा रही है, मैं इसको अपनी शुभकामना दूंगा। आप सभी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत कुछ बताया इन्होंने कि लिखा है, पढ़ा है, पढ़ाया है, आपने क्या महसूस किया है, क्या देखा है, क्योंकि लिखा पढ़ा में बहुत कुछ अलग हो जाता है। जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय परंपरा में बहुत कुछ लिखा नहीं गया। जो लिखा है वो भी कैसे लिखा गया हमें नहीं पता। मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं। भारतीय परंपरा सिर्फ शास्त्रों से ही नहीं चलती है, लोक परंपराओं से भी चलती है। मैं तीसरी बार ये उदाहरण दे रहा हूं आप सभी के सामने, इसलिए कि बहुत तार्किक और सम्यक है। मेरी पत्नी की सीधी रिश्तेदार एक अधिकारी जो मुरादाबाद में पोस्टेड हुई, वो उनसे मिलने आए और उनसे बातचीत चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये भी आ रहे हैं, अभी बैठो, अभी मिलेंगे। उसने कहा नहीं, उनसे नहीं मिलना, और बड़ा उसने इंसिस्ट किया कि उनसे नहीं मिलना है, जो उनको थोड़ा हैरानी भरा लगा। तब तक मैं आ ही गया। मैं 10-15 मिनट बैठा होऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस में चला गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम इनसे मिलना क्यों नहीं चाहती थी? उसने कहा कि क्योंकि मेरे एक बॉस रहे हैं आईएएस अधिकारी, उनका व्यवहार इतना खराब रहा कि मुझको लगता है कि आईएएस अधिकारी ऐसे ही होते हैं। और उन्होंने व्यवहार खराब में बहुत सारी चीजें बताई, यूजिंग फाउल लैंग्वेज, मतलब महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार करना, महिला अधिकारियों के साथ टेबल पे पैर रख के बैठना, बहुत सारी चीजें। ये उसके एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी के साथ उसका एक साबका था, जिसने सारे आईएएस अधिकारियों के संबंध में उसके दिमाग में धारणा बना दी। और जब मैंने ये सुना तो मैं सोच रहा था, और बहुत पहले से इस बात को मैं उद्धृत भी करता रहा हूं। यूपीएससी ने कहा क्या सिखाया था, या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या ऐसा आया था कि पैर रख के बैठना या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना? उसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोग लिख के आते हैं। जाहिर सी बात है परीक्षा ने तो ऐसा तय नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में यह कभी नहीं सिखाया गया, बल्कि मुझको याद है हम लोगों को पानी के गिलास, शराब के गिलास, इन सब में क्या अंतर होता है, किसको कैसे पकड़ते हैं, ये एटिकेट सिखाया गया। यहां तक कि एटिकेट सिखाया गया। फिर किसी एक खास अधिकारी में वो कहां से आया? उसके परिवार से, उसके परिवेश से, और
उसके टीचर से। परिवेश समाज है। अब जो वो कह रहे हैं उससे अपने आप को जोड़िए। किस परंपरा को क्या हम चाहते हैं? आपने अपने बच्चे को एक आईएएस अधिकारी बना दिया, एक इंजीनियर बना दिया, एक डॉक्टर बना दिया, एक वैज्ञानिक बना दिया। वो इंसान क्या बनाया आपने? अच्छा ठीक है, उस एक अधिकारी, मैं इतना बुरा होगा ये अभी भी मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण के आधार पर बता रहा हूं, एक महिला के उदाहरण के आधार पर। तो वो अपने परिवार के साथ कैसे व्यवहार करता होगा, वो अपने समाज के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। खैर छोड़िए, आप लोगों के अनुभव मुझसे ज्यादा इस मामले में है कि अधिकारी कैसे व्यवहार करते हैं, और इस बात का प्रमाण है कि कोई भी सरकारी ऑफिस में जाना नहीं चाहता, खासतौर से किसी बड़े अधिकारी के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि कब किसी अधिकारी का मूड घूम जाएगा और वो उससे किस तरीके से व्यवहार करेगा ये किसी को नहीं पता। ये किसने सिखाया? किताबों ने, किसी खास व्यवस्था ने, या किसी स्कूल ने? क्या है कि पढ़ाने को अच्छी बात है, अब जाहिर सी बात है मैं मोबाइल फोन पे लगातार सर्फिंग कर रहा हूं, उसकी स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, अपने बच्चे से कह रहा हूं मोबाइल यूज करना बहुत खराब बात है। मैंने उसको क्या सिखाया? मोबाइल फोन ज्यादा नहीं देखना चाहिए, आंख खराब हो जाएगी। अच्छी तो बात सिखाई। उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि पापा कर रहे हो तो हमारे करने में बुराई थोड़े ना है। जिस ज्ञान परंपरा की आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत पहले से ना लेखे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया। शिक्षा क्या है? सीखना। सीखना क्या है? सीखना हर एक क्षेत्र में सीखना है। तो पहले गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी, श्रुति स्मृति से ज्ञान को आगे ट्रांसफर करते थे। लिखने में बहुत ज्यादा विश्वास किया नहीं, क्योंकि लिखने की बात तो यह है कि लिखना एक व्यवहार को थोड़ा सा दूर करता है। जब आपको दूसरा माध्यम मिल जाता है, जैसे किताबें खत्म हो रही हैं, खत्म हो गई, कोर्स की किताबें सिर्फ पढ़ रहे बच्चे। अब क्या है, मोबाइल फोन आ गया है। पहले डिक्शनरी बच्चे रखते थे, अब डिक्शनरी खत्म हो गई। माध्यम जो है ना जितना एडवांस आता जाएगा, जो मूल जो चीज है वो नष्ट होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, एक आपस का संवाद खत्म होता जाएगा। मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं आपसे कहूंगा जो व्यवहार परंपरा से आप नाप नहीं सकते, आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़े। श्री एनपी सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, यानी अध्ययन आज भी करते हैं। मेरा अध्ययन छूटा हुआ है और वो जानते हैं कि अधिकारी अध्ययन नहीं करते, अधिकारी खाली हॉपिंग करते हैं, मतलब करवाते हैं काम। वो कैसे करवाते हैं वो अलग अलग सबके अपने अपने तरीके हैं। और अगर मुझे कुछ जानना भी है तो मैं एडीएम साहब से कहूंगा पढ़ के आना, मुझको बताना, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अधिकारी पढ़ता नहीं है, पढ़ने की परंपरा बहुत ज्यादा होती नहीं, समय कहते हैं समय भी नहीं मिलता, वो अलग इशू है, पर मैं भी उसी में हूं, समय नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है इनको समय मिलता है, अध्ययन भी करते हैं। तो अध्ययन वाली बातें इन्होंने बता दी, मैं सिर्फ व्यवहारिक और ऑब्जर्वेशन वाली बातें बताऊंगा। मतलब सिर्फ चर्चा उसकी करना चाहता हूं, मैं बहुत ज्ञान भी नहीं देना चाहता। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, आप लोग पढ़ते हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा। दूसरी बात, आप में से अधिकतर खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मैं शिक्षा से जुड़े लोगों को क्या सिखाऊंगा। मैं सिर्फ एक अध्ययन की, एक अनुभव की बात कर रहा हूं। और इसको सबसे बड़ा विज्ञान क्या है? विज्ञान वो है जो तर्क पे आप ढाल सकें, उसको देख सकें, उसको होते हुए अपने आंख के सामने। वरना अगर विज्ञान ये होता जो न्यूटन ने कहा, तो न्यूटन को आइंस्टीन ने काटा, आइंस्टीन को किसी और ने काटा, किसी और ने काटा, आज भी कटता ही जा रहा है, आगे आगे हम बढ़ते ही जा रहे हैं। कहते ये वाला मतलब बेस बना हुआ है, ये नहीं कहूंगा कि न्यूटन ने सारा गलत कहा या न्यूटन को पूरा काट दिया गया या आइंस्टीन को पूरा काट दिया गया, पर नई नई धाराएं निकली कि ये वाला थोड़ा सा आपका गलत था, इसके आगे ही है। एडिशन ने जब बिजली का आविष्कार किया तो उसने सोचा इसके आगे कुछ होगा नहीं, पर वो एसी में ही रह गया। उसके बाद बहुत सारी चीजें, मतलब एसी डीसी का जो भी था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या कहा, वो आगे भी कहेगा, आगे भी लिखेगा। तर्क पे क्या खरा है, विज्ञान क्या कहता है, वही जो आदि शंकराचार्य ने बहुत पहले कहा था, जो लॉजिकल नहीं है वो सत्य नहीं, जो तार्किक है वही सत्य है। उन्होंने कहा कि जो तर्क पर खरा है उसी को मैं मानूंगा, अगर ईश्वर तर्क पे खरा है तो मैं ईश्वर को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। आदि शंकराचार्य बहुत पहले, पढ़ लीजिएगा, वो भी तब जब वेद उपनिषद सारे आ चुके थे।
हमें अपने बच्चों को बताने की क्या जरूरत है, हमें परिवर्तन करने की क्या जरूरत है, क्या इतना कठिन है? क्या है, जब एक धारा में एक जगह तक आप चले जाते हैं, वापस लौटना बड़ा कठिन काम होता है। आज बड़ा कठिन है मेरे लिए बच्चे को समझाना कि तुमको ये नहीं खाना है, ये खाना है। तब तक, जब तक मैं उसको तार्किक रूप से ये बात बता रहा हूं कि देखो नुकसान हो रहा है। वैसे कहने को बहुत सारे कहते हैं ये ना करो वो ना करो, क्या वो मान जाते हैं? तब तक जब तक ठोकर नहीं लगती है। बाद में कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, मेरी मति मारी गई थी जो आपकी बात नहीं मानी। तो क्या हम रोज इस चीज को होते हुए देखते हैं जो तर्क पे खड़ा है? क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि आंख पे पट्टी बांध दी गई है, हम एक धारा में चल रहे हैं। अब क्या है, आप सभी जानते हैं, आप सभी, क्या है, ब्रांड्स डेवलप किए जा रहे हैं, पैकेजिंग डेवलप की जा रही है, और आप ही से समाधान भी है। जो लोग इसमें है वो समाधान चाहे तो निकाल सकते हैं। एक व्यवसाय अपनी जगह पर है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, ठीक है, शिक्षा अगर व्यवसाय है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपको उस परंपरा में डालूं जहां भीख मांग के इकट्ठा किया करते थे विद्यार्थी, और जो इकट्ठा करते थे उसी से आजीविकोपार्जन होता था और फिर आश्रम का खर्च चलता था। मैं उस परंपरा में आपको नहीं डालना चाहता। मैं यहीं पे हूं, यहीं पे चाहता हूं कि क्या यहीं पे ये बदलाव नहीं हो सकता कि चमकीली बिल्डिंग, और आज भी फलां सर के नाम से अभी चलते हैं लोग, फलां सर की फिजिक्स, फलां सर की केमिस्ट्री, तो सर ही तो चलते हैं। लेकिन फिर भी आज भी आदमी अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए बिल्डिंग ही चुनता है। बिल्डिंग, यूनिफॉर्म, बैंड। बाद में पूछता है कि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं क्या? मेरा खुद का अनुभव है, मेरे बच्चे के मामले में वो निर्णय मेरा नहीं होता, मेरी पत्नी का होता है। जाहिर सी बात है वो सबके यहाँ एक ही जैसा है, मेरे यहाँ भी ऐसा। तो उन्होंने इस विद्यालय मुरादाबाद में आने के बाद सभी विद्यालय खोजे, उसके बाद उन्होंने पैरामीटर पे आंक लिया कि ये विद्यालय ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे को डाल दिया। डालने के बाद काफी मुझको इंप्रेसिव तरीके से बताया भी कि हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, ये सही है। 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो मैंने पहला सवाल किया था, उन्होंने कहा, बच्चे से पूछ रही है, टीचर सही पढ़ाते हैं? मैंने कहा अब क्या फायदा, हम पहला सवाल खुद कर ही नहीं रहे। टीचर पढ़ाता है, सही पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? क्या आपको कोर्स पढ़ाता है? क्या टीचर केवल कोर्स पढ़ाता है? देखिए, टीचर जो है ना, विद्या जो शिक्षक है, आजकल, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आजकल हर एक चीज की मैनेजर की परंपरा है ना। कोई रेलवे का मैनेजर है, कोई, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहते, कहीं कहीं तो नाम भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। तो मुझको डिविजनल मैनेजर मान लीजिए। फिर टीचर क्या है? लाइफ मैनेजर, डॉक्टर नहीं।